गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। भारत का संवैधानिक विकास, पिछली क्लास में मैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा दिया था। इसको समझने के लिए मेरी पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटेन से और क्या क्या बदलाव आए, चलो हम लोग देखते हैं। 1786 का संशोधन अधिनियम, बंगाल के गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को मद्देनज़र रखते हुए अब बंगाल के गवर्नर जनरल को सेनापति भी बना दिया गया। पहले से गवर्नर जनरल प्रशासनिक कार्य तो देखता ही था, लेकिन अब क्या है, प्रशासनिक कार्य के साथ साथ सेना का भी कार्यभार गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार, गवर्नर जनरल को डिसीजन लेने के लिए एक परिषद बनाई गई थी। इस एक्ट में मेंबर थे 4, इसमें हो गए थे 3। बहुमत के आधार पर फैसला होता था। अब क्या है कि उस फैसले को अब गवर्नर जनरल की मर्जी चलने लगी, यानी कि परिषद के फैसले को भी गवर्नर जनरल रद्द कर देगा। वही फैसला मान्य होगा जिसमें गवर्नर जनरल की सहमति होगी। ये 2 बदलाव देखने को मिला। 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें देखते हैं क्या क्या बदलाव देखने को मिला। कंपनी की समय सीमा 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई, यानी 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम कंपनी को व्यापार करने के लिए जो 15 वर्ष की समय सीमा तय किया था, वह धीरे धीरे समय सीमा बढ़ती रही। अब इस एक्ट में 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई और मद्रास का पर्यवेक्षण करने का अधिकार मिल गया। अब क्या है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, उनको बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी के कार्यों का पर्यवेक्षण करने का अधिकार मिल गया, यानी कि अब उनके कार्यों की देख रेख वह कर सकते हैं। उनको और अधिकार दे दिया गया कि उनके कार्यों की वह जांच कर सकते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर्यवेक्षण करने का अधिकार मिल गया। कंपनी के कर्मचारियों को भुगतान, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, इनको भुगतान, इनके पेमेंट की भुगतान ब्रिटेन गवर्नमेंट करती थी। तो होता क्या था कि डिले होता था इनके भुगतान में, कर्मचारियों को पेमेंट में डिले होता था। तो ये क्या करते थे कि फिर ये गलत तरीके से पैसे कमाते थे, फिर ये भ्रष्टाचार करते थे, रिश्वतखोरी करते थे। इसको रोकने के लिए अब इन्होंने एक बदलाव किया कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, इनको भुगतान अब यहीं पे मिलेगी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत कंट्रोल ऑफ बोर्ड का गठन हुआ था, जिसमें 6 मेंबर थे। इसका हेड ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का एक मंत्री था। ये कार्य कहाँ कर रहा था? ब्रिटेन में।
लेकिन अब इसकी भी पेमेंट कहाँ से होगी? कंपनी से होगी। यानी कि ब्रिटेन में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम कर रहा है उस कर्मचारियों की पेमेंट प्लस कंपनी के कर्मचारियों की पेमेंट जो भारत में कार्य कर रहे थे, इस सब का भुगतान अब कंपनी करेगी। प्रशासन लिखित विधि द्वारा, अब जो था प्रशासन लिखित विधि द्वारा होगा, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतंत्र नहीं थी। अब जो ब्रिटेन की क्राउन का आदेश आएगा और कंपनी के गवर्नर जनरल को दिया जाएगा, उस हिसाब से शासन चलेगा। यहाँ क्या करते हैं कि कंपनी की स्वतंत्रता खत्म कर देते हैं। वही चीज़ है कि प्रशासन लिखित विधि द्वारा होगा। उसके बाद आता है 1813 चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में क्या क्या बदलाव होते हैं, आओ देखते हैं। कंपनी की समय सीमा 20 साल के लिए फिर बढ़ा दी जाती है। यहाँ क्या होता है कि कंपनी की समय सीमा फिर 20 साल के लिए बढ़ा दी जाती है। यहाँ बढ़ाई जाती है, यहाँ भी बढ़ा दी जाती है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। यहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापार करने का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया जाता है। होता क्या है इस समय कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। वहाँ कपड़े के उत्पाद ज़्यादा हो गए थे, तो वहाँ के जो नागरिक थे वो मांग कर रहे थे कि हमें भी व्यापार करने का अवसर मिलना चाहिए। उसके मद्देनज़र क्या करते हैं कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर देते हैं, लेकिन चाय पर ये कर सकते थे व्यापार। किससे? चीन से। सिर्फ चाय के लिए छोड़ के बाकी सब इनके अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। चीन में सिर्फ चाय का व्यापार कर सकते हैं। अब क्या होता है कि ब्रिटेन के जो नागरिक थे वह इंडिया में आके, भारत में आके अपना व्यापार कर सकते हैं। शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करती है, 1 लाख रुपए खर्च करती है। वह एक्चुअली में हिंदुस्तान को दिखाना चाहती है, भारत को दिखाना चाहती है कि हम आपके हितैषी हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। वह शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपया खर्च करते हैं। वो एक दिखावा करते हैं एक्चुअली में कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे फेवर की बात करेंगे। उनका मेन मकसद क्या था कि पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। अब उनको क्या करना था कि पश्चिमी क्षेत्रों की जो शिक्षा का था प्रचार प्रसार वो भारत में करना था। इन्होंने खूब सही ढंग से भारत में पश्चिमी क्षेत्रों का प्रचार प्रसार किए। अगर देखा जाए तो भारत की संस्कृति विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है। अंग्रेज़ों को यह समझ में आ गया था कि अगर भारत के ऊपर राज करना है तो पहले इनके संस्कृति को तोड़ो। इस संस्कृति को चोट पहुंचाने के लिए इन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था भारत के ऊपर थोपना शुरू कर दिया। शिक्षा से ही बदलाव होता है, सबको पता है। इसलिए ब्रिटेन ने पैसे खर्च करते हैं और शिक्षा का प्रचार पश्चिमी देशों का भारत में बहुत तेज़ी से करते हैं। ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार 1813 चार्टर एक्ट के तहत अब ईसाई
मिशनरियों को अपना धर्म प्रचार करने के लिए भारत में छूट दे देते हैं। अब यह अपने मर्जी से, अपने हिसाब से ईसाई धर्म का प्रचार बहुत ज़ोर शोर से भारत में करते हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे भी जाते हैं। कंपनी शासित क्षेत्रों में ब्रिटेन के राजा की प्रभुता। कंपनी शासित क्षेत्र जितने भी भारत में थे, उसमें कंपनी करती क्या है, ब्रिटेन का क्राउन के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में लोगों को ये बताते हैं कि हमारा क्राउन बहुत बेहतर ढंग से कार्य करते हैं। तो वही बताया गया है कि प्रभुता, क्राउन की जो प्रभुता है उसको ये प्रचार प्रसार भारत में करते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र थे। स्थानीय सरकारों पर कर लगाना। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, जो भारत में स्थानीय सरकार थी उनसे यह कर वसूलना शुरू कर देते हैं। कर लगाते हैं कि आपको इतना कर हमें देना है सालाना। अगर सरकार, स्थानीय जो सरकार थी, अगर कंपनी को कर नहीं देती थी तो उनके ऊपर दंड का भी प्रावधान था। वो अपने हिसाब से दंड भी लगाते थे। अठारह सौ 33 चार्टर एक्ट, इसमें भी 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। कंपनी की समय सीमा 20 साल के लिए फिर बढ़ा दिया जाता है। आओ देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और भारत के गवर्नर जनरल को कानून बनाने का, कानून पास करने का भी अधिकार दे दिया जाता है। अब वो क्या करते हैं कि पूरे भारत के ऊपर अपना कानून चलाते हैं। गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य का चयन 1773 रेगुलेशन एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के 4 सदस्य थे परिषद में। 84 में ये सदस्य हो गए थे 3। उसी में एक विधि सदस्य का जोड़ा जाता है। उसी परिषद में एक विधि सदस्य को भी ये क्या करते हैं, चयन करते हैं। अब पहले विधि सदस्य कौन होते हैं, लॉर्ड मैकाले। यह सदस्य के रूप में शामिल तो हो गए थे, लेकिन किसी भी विषय पर अपना मत नहीं दे सकते थे। हाँ, गवर्नर जनरल को किसी भी विषय पे अपना सलाह जरूर दे सकते हैं। अब गवर्नर जनरल इनकी बात मानेगा या नहीं मानेगा, वह गवर्नर जनरल के ऊपर निर्धारित था। 1833 चार्टर एक्ट के तहत पहली बार विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले बनते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे को देखने को अक्सर मिलते हैं। जाति वर्ग के आधार पर नौकरियों में भेदभाव समाप्त। पहले क्या था कि कंपनी में कर्मचारियों का जब चयन होता था नौकरियों के लिए,
तो वहाँ जात का भेदभाव बहुत देखा जाता था। जो उच्च कोट के लोग थे, क्षत्रिय ब्राह्मण जैसे, उनका चयन होता था, लेकिन जो लो कास्ट के लोग थे उनका चयन नहीं होता था। तो अब क्या किया गया, इस अधिनियम इस चार्टर एक्ट के द्वारा कि ये जाति वर्ग के आधार पर नौकरियों को भेदभाव खत्म कर देते हैं। जो अब नौकरी में कोई भी सदस्य, भारत का कोई भी नागरिक हो, वह नौकरी कर सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली। 1843 में दास प्रथा की समाप्ति। 1833 चार्टर एक्ट के तहत 1843 में उस समय भारत के गवर्नर जनरल एलनबरो थे। इनके नेतृत्व में दास प्रथा की समाप्ति हो जाती है, ख़त्म कर देते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ कि भारत में दास प्रथा की समाप्ति हो जाती है। भारतीय गवर्नर जनरल एलनबरो के नेतृत्व में। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर हमारे को देखने को मिलता है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। यहाँ पर देखिए, चाय का व्यापार करने के लिए चीन से 1813 चार्टर एक्ट में छोड़ दिया गया था। मतलब कि उस समय कंपनी चाय की व्यापार कर सकती थी चीन के साथ। यहाँ पे क्या होता है, पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। यानी अब कंपनी व्यापार करेगी ही नहीं। अब कंपनी व्यापार बिल्कुल नहीं करेगी। अब क्या कंपनी करेगी, शासन करेगी, सिर्फ शासन करेगी। इसका व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः खत्म हो जाता है और ब्रिटेन के नागरिक व्यापार करते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा जमा लिए थे। अगला चार्टर एक्ट आता है 1853। इसमें देखते हैं क्या क्या संशोधन होते हैं कंपनी के लिए। भारतीय नागरिकों के लिए सिविल सेवकों के भर्ती की प्रक्रिया आरंभ। पहली बार भारतीय नागरिकों के लिए, कंपनी के लिए सिविल सेवकों के लिए, यानी कि उच्च अधिकारी के लिए उनकी प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। जो कंपनी में अधिकारी बनते हैं, आप धीरे धीरे देखते हैं चेंजमेंट हो के आज IS लेवल की सर्विस है। उस समय ये भारत के नागरिकों के लिए भी खोल देते हैं। पहले क्या था कि सिर्फ ब्रिटेन के नागरिक ही उस पद पे जाते थे। यहाँ देखने को हमारे को मिलता है 1853 चार्टर एक्ट में यह भारत के नागरिकों को भी मौका देते हैं। विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। पहले क्या था कि प्रशासनिक कार्य में ही सब कुछ कार्य चलता था, दोनों एक ही थे, विधायी और प्रशासनिक कार्य। अब ये क्या करते हैं कि विधायी और प्रशासनिक कार्य दोनों को अलग अलग कर देते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से कार्य किया जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 18 कर दी जाती है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या होती है
24। इसके तहत 24 होती है, लेकिन अब क्या करते हैं 18 कर देते हैं। विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा। जो लॉर्ड मैकाले थे, इनको सिर्फ परिषद में एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अब इनको पूर्ण दर्जा मिल जाता है, यानी कि यह अब किसी निर्णय पे अपना मत दे सकते हैं। लॉर्ड मैकाले, जो भी विधि सदस्य रहेगा वह अपना विचार दे सकता है, अपना मत दे सकता है। अब कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो उनका भी विचार सुना जाएगा, उनका भी मत का अब अहमियत हो गई थी। तो वही चीज़ है कि विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा मिल जाता है। हम लोगों ने 1773 चार्टर एक्ट, 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853 पढ़ लिया। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन तकरीबन इन्हीं से मिलेंगे। अगर आप लोग सही ढंग से इसको पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपके यहाँ से आने वाले क्वेश्चन तकरीबन यहीं से मिलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को सरल से सरल भाषा में समझाने की। आप अगर आराम से तसल्ली से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। बहुत ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम पढ़ लें, लेकिन समझ में ना आए तो क्या फ़ायदा। थोड़ा पढ़ें, समझ के पढ़ें, वह अच्छा है। मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को पॉलिटी पूरा पढ़ा दूंगा। मेरा चैनल बिल्कुल फ्री चैनल है, कोई भी पढ़ सकता है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करें, थोड़ा हौसला अफजाई करें, थोड़ा हमें भी अच्छा लगे। अगली क्लास के साथ फिर मिलते हैं। इसके आगे क्या क्या होता है, इसके आगे क्रांति होती है, क्या क्या बदलाव होता है। भारत में क्रांति का दौर चलता है 1857 में, उसके बाद बदलाव क्या क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।